Hello students, today we will see about inverse square law. Okay, what is inverse square law and how Newton used this law in universal law of gravitation. ठीक है? Okay. Now see, first of all we will recall the universal law of gravitation. According to this universal law of gravitation, if m1 and m2 are the two masses, these two masses, इसका मास हो गया m1, इसका मास हो गया m2, and r is the distance between the center of these two. Okay, r is the distance between the center of these two objects. Okay, see, gravitational force is a central force, that's why we take the distance from the center. Now see, according to universal law of gravitation, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू, ओके, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इन दोनों के प्रोडक्ट मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. दैट मीन्स द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. ओके, इन दोनों का मासिव प्रोडक्ट, इन दोनों के मास का प्रोडक्ट जितना ज़्यादा रहेगा इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा. तो खैर ये तो फर्स्ट रूल था. सेकेंड क्या था? that this force is inversely proportional to the square of the distance between them. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है that is r. ओके, तो r का स्क्वायर, हमारा जो फोर्स है वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. दैट मीन्स आप जैसे जैसे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ाते हैं वैसे वैसे इन दोनों के बीच लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स विल ऑल्सो डिक्रीज. ओके, then this concept that the force is inversely proportional to the distance between these two, फोर्स जो है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट उनका था दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ. ओके, then according to inverse square law we can also say that in word if we will write, अगर word में हम अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? the gravitational force of attraction is inversely proportional to the square of the distance between the two object. दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, हमारा फोर्स जो है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. दैट इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ. ओके, नाउ एक्चुअली दिस लॉ, ओके, ये जो लॉ दिया हुआ है इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है ये किसने दिया था? न्यूटन ने. बट बिफोर गिविंग दिस पॉस्टुलेट्स, इस पॉस्टुलेट्स को देने से पहले, ये जो इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है, ठीक है, इसको देने से पहले न्यूटन ने क्या किया था? केपलर्स का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ था उनको उसने स्टडी किया था. ठीक है, actually this concept was given by Newton after observing the Kepler's law. Kepler's law को स्टडी करने के बाद, क्योंकि Kepler's law को यूज करके उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था. ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि Kepler's law होता क्या है. अच्छा, एक साइंटिस्ट टाइको ब्राहे है ना, एक साइंटिस्ट थे टाइको ब्राहे, फिजिशियन थे टाइको ब्राहे. टाइको ब्राहे ने क्या किया था कि इन्होंने स्टार और सन, इन्होंने स्टार, प्लैनेट, ठीक है, टाइको ब्राहे ने क्या किया था कि स्टार हो गया, प्लैनेट हो गया, इन सभी के बारे में बहुत ही ज़्यादा डाटा कलेक्ट किए थे, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए थे रिगार्डिंग देयर पोजीशन एंड टाइम. ठीक है, टाइको ब्राहे के कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के बाद केपलर्स ने प्लानिटरी मोशन का एक अपना कॉन्सेप्ट दिया. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिटरी मोशन? कि प्लानिट सन की और सन के चारों ओर कैसे रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, कौन से रूल को फॉलो करते हैं, किसके बेसिस पे? तो टाइको ब्राहे के कॉन्सेप्ट को, टाइको ब्राहे का जो इन्फॉर्मेशन था, डाटा कलेक्ट किया गया था टाइको ब्राहे के द्वारा, उसको स्टडी करने के बाद. तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं जरा कि केपलर्स लॉ क्या है. एक्चुअली केपलर्स लॉ के ऊपर में हमने एक वीडियो बना रखा है. ठीक है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं.
ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेनेशन है, आप उसे एक बार देख लीजिए तो ये जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर भी खैर हम लोग यहाँ पे केपलर्स लॉ को एक बार देख ही लेते हैं। एक्चुअली केपलर हैज गिवन 3 लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। द फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑर्बिट, and according to this law he suggested that all the planet are moving in elliptical orbit। जितने भी प्लानिट हैं वो सन के चारों ओर एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। ठीक है, एंड उस एलिप्टिकल ऑर्बिट का जो फोकस होता है, देखिए एक एलिप्टिकल ऑर्बिट का ना 2 फोकस होता है, सेंटर से पार्ट। ठीक है, ये 2 फोकस है, सेंटर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सेंटर। ठीक है, बट ये हो जाएगा एक फोकस और एक फोकस ये। ठीक है, ये और ये फोकस हो गया। तो केपलर्स का कहना ये था कि हमारा जो सन है इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के सेंटर पे ना होकर के 2 में से किसी एक फोकस पे होगा, या फिर तो यहाँ पे होगा या फिर तो यहाँ पे होगा। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ केपलर्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट और केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। ओके, नाउ सेकेंड थिंग, he has given law of area, also known as Kepler's second law of planetary motion. Actually according to this, the area in equal area in equal time, इसने क्या कहा था that all the planet, see line joining the sun to the planet, sun से planet तक जो लाइन जाता है, ये जो लाइन क्या, ठीक है, ये इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा। नाउ सपोज, इनका मतलब क्या था, सपोज दैट कि 1 मंथ, इन 1 मंथ द प्लानिट इज मूविंग फ्रॉम P टू Q। ठीक है, एंड दिस एरिया इज कवर्ड A1, एंड अगेन इन 1 मंथ द प्लानिट इज मूविंग फ्रॉम Q टू P एंड दिस एरिया इज A2। ओके, नाउ सी, अगर इनका P से Q तक जाने का और Q से P तक जाने का, सॉरी यहाँ पे एक और ले लेते हैं, R मान लेते हैं, P और P एक साथ हो जाएगा। ठीक है, P से Q तक जाने का और Q से R तक जाने का अगर टाइम इंटरवल इक्वल है तो ये जो एरिया कवर किया गया है A1 और A2 ये भी इक्वल होगा। ठीक है, ये इनका सेकेंड लॉ था। इसी को बोलते हैं भाई एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर होता है। ठीक है, A1 इक्वल टू A2। ओके, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया बाय टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। हम लोग लिखते हैं ना डिस्टेंस बाय टाइम, सिंपली उसको वेलोसिटी बोलते हैं। ये है एरियल वेलोसिटी, दैट मीन्स एरिया बाय टाइम। ओके, ये सेकेंड लॉ था। थर्ड लॉ इनका क्या था जिसको न्यूटन ने यूज किया, ठीक है, अपने इनवर्स स्क्वायर लॉ को प्रूव करने के लिए। तो देखिए, ये एक अगर एलिप्टिकल ऑर्बिट है, सपोज दिस इज एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है, ये जो कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। ठीक है, और ये जो अप से डाउन वर्टिकल जो इसका एक्सिस होता है उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है, अच्छा, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मेजर एक्सिस और वर्टिकल को माइनर एक्सिस। ठीक है, यहाँ देखिए, तो अगर हम लोग एक सेंटर से सर्कमफेरेंस तक, किनारे तक, ठीक है, बाउंड्री तक जो डिस्टेंस लेंगे दैट इज इंडिकेटेड बाय ए, तो क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस का आधा, मतलब सेमी मेजर एक्सिस। ए इज नोन एज द सेमी मेजर एक्सिस एंड इन द सेम कंडीशन बी इज नोन एज सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, बी को क्या बोलेंगे, माइनर एक्सिस। देन अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, ठीक है, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, व्हाट इज द टाइम पीरियड, एक्चुअली टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, दिस इज द टाइम टेकन बाय ए प्लानेट टू कंप्लीट 1 रोटेशन अराउंड द सन। ठीक है, मान लेते हैं कि एक सन हो गया, ये सन हो गया हमारा। ठीक है, और प्लानेट अगर कंप्लीट एक रोटेशन लगाने में जितना टाइम लेता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो केपलर्स का कहना था ये कि ये जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है, ये जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है, ठीक है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस और क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस।
ठीक है। अब देखिए कि अगर ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इन दोनों का रेशियो भी कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, टी स्क्वायर बाई ए क्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, या फिर तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यू बाई टी स्क्वायर इज ऑल्सो कांस्टेंट, है ना। अगर मान लेते हैं कि अगर टी स्क्वायर बाई ए क्यू कॉन्स्टेंट है तो ए क्यू बाई टी स्क्वायर ये भी कांस्टेंट होगा। किसके कॉन्सेप्ट से? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ टाइम पीरियड विच इज द थर्ड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन गिवन बाय केपलर। नाउ वी विल सी proof of inverse square law. How Kepler got his inverse square law? See, actually इनवर्स स्क्वायर लॉ, न्यूटन ने इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ प्रूव करने के लिए एक एज्यूम्सन लिया। ठीक है, उन्होंने ये मान करके चला कि हमारा जो सन है, सॉरी हमारा जो प्लैनेट है वो सन के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट उनका था कि हमारा सन जो है एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ठीक है, इस इनवर्स स्क्वायर लॉ को प्रूफ करने के लिए एक छोटा सा एज्यूम्सन, या आप ये कहें कि जो केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन था जिसमें उन्होंने ये मान करके चला था कि वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है, वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है, तो इसने क्या किया कि भाई इसको एक सर्कुलर ऑर्बिट मान लिया। ठीक है, जस्ट टू प्रूव द इनवर्स स्क्वायर लॉ। सी, let a planet of mass m is revolving around the sun in a circular orbit। याद रहे कि हमने यहाँ पे क्या लिया? सर्कुलर ऑर्बिट। इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। ओके, सी, एक प्लानेट है जिसका मास m दिया हुआ है। ठीक है, और वो एक सर्कुलर ऑर्बिट, यहाँ पे देख रहे हैं फिगर में सर्कुलर ऑर्बिट है, वो एक सर्कुलर ऑर्बिट जिसका रेडियस r है। ठीक है, तो ये प्लानेट एक सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव कर रहा है। ठीक है, और इस ऑर्बिट में इसका वेलोसिटी कितना है? v। v इज द वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट विथ विच इट इज रोटेटिंग अराउंड द सन, रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ओके, नाउ सी, किसी भी चीज को एक सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव करवाने के लिए एक सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है। ये जो सन सेंटर है, तो यहाँ पे जो है इस प्लैनेट को, ये जो प्लैनेट पी है, इसको इस सर्कुलर ट्रैक पे मूव करवाने के लिए सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, और ये फोर्स कौन लगाएगा? सन। और ये एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्चुअली दिस इज द फोर्स टुवर्ड द सेंटर, ये सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स है। ठीक है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर ट्रैक पे रिवॉल्व करवाने के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब जरा सोचिए कि अगर ये प्लैनेट, अब जैसे अगर रस्सी को बांध करके घुमाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं कि आप उसको अपनी तरफ खींचते हैं, तो आप जो अपनी तरफ खींचते हैं वो क्या हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब उसी तरह से अगर प्लैनेट सन के चारों ओर मूव कर रहा है तो सन भी उसको अपनी ओर खींच करके रखे हुए है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाइड बाय द सन ऑन द प्लैनेट। ओके, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एक्चुअली में इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? द सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाई एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, वेयर एम इज द मास, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट ऑन द ऑर्बिट एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक ऑन विच द प्लैनेट इज मूविंग। नाउ सी, सिंस मास इज कांस्टेंट, ये जो मास है हमारा कांस्टेंट है। अब अगर ये मास हमारा कांस्टेंट होगा तो फोर्स किस पे डिपेंड करेगी? जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो सिर्फ वी स्क्वायर बाई आर पे डिपेंड करेगा। अगर मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट भी कांस्टेंट तो होता ही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, आवर फोर्स विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी स्क्वायर बाई आर, यानी हमारा फोर्स सिर्फ डिपेंड करेगा वी स्क्वायर बाई आर पे। ये चलो इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, ओके, नाउ सी दैट सपोज दैट टी बी द टाइम पीरियड। ठीक है, अब यहां देखिए व्हाट इज द टाइम पीरियड। सी, एज आई हैव एक्सप्लेन दैट टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन लगाने में जो प्लैनेट को टोटल टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ओके,
नाउ व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी, इतने समय में ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो अगर ये कंप्लीट राउंड लगाएगा तो टोटल ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज इक्वल टू द बाउंड्री ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, और इस सर्कुलर ट्रैक का जो बाउंड्री कितना होगा, तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ ऑफ द बाउंड्री क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr, c इक्वल टू 2πr। दैट मीन्स इतने टाइम में ये प्लानिट इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, ओके। देन इफ टी बी द टाइम पीरियड, इफ टी बी द टाइम पीरियड, if t be the time period, then velocity is given by total distance by total time। तो total distance क्या था, c था, total time क्या था, time period था, c equal to 2πr by t। और now see that 2π is constant, 2π ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो हमारा वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा, अगर ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो हमारा वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा, r/t पे, r/t पे। ठीक है, नाउ सी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/t। ओके, ये r/t है। ठीक है, तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r²/t स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नाउ सी इफ v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r/t स्क्वायर, ऐसा करते हैं कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई r से मल्टीप्लाई भी किए, डिवाइड भी किए, तो हो क्या जाएगा ना कि ये जो r है, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, r का क्यूब, नीचे हो जाएगा t का स्क्वायर, और यहाँ पे इस r को ऐसे ही रहने दिए 1/r। ठीक है, अब जरा देखिए, अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ में क्या था, ये जो r³/t², अभी हमने देखा था r³/t² जो था ये कांस्टेंट था। ठीक है, केपलर्स थर्ड लॉ से ये क्या हो गया, सेमी मेजर एक्सिस, जिसको हम लोग बोल रहे थे ना aq/t²। तो एक जगह पर हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, r। क्यों, क्योंकि न्यूटन ने सर्कुलर ट्रैक लिया, हमने पहले ही कह दिया था कि न्यूटन ने सर्कुलर ट्रैक लिया, तो ए के जगह पर ए और बी, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, ये सारे के सारे आर के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ओके। बट अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ क्या था, केपलर्स थर्ड लॉ से ये था कि भाई हमारा जो ये जो r³/t² है ये कांस्टेंट है। तो अब जब r³/t² कांस्टेंट होगा, सपोज दैट कि r³ है ना, ये r³/t² कांस्टेंट होगा, तो हमारा वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा, v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ओके, नाउ सी, नाउ वी हैव गॉट द वेलोसिटी इज इनवर्सली, वेलोसिटी स्क्वायर v स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ओके, क्योंकि हमारे पास r³/t² कांस्टेंट था। ठीक है, नाउ सी, तो इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास क्या था, इक्वेशन फर्स्ट में हमने देख रखा था कि भाई हमारा जो फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²/r। ओके, इस कंडीशन को v²/r को हम ऐसे भी लिख सकते हैं v² × 1/r। नाउ सी, अभी हम लोगों ने v² के जगह पर क्या रखा था, अभी हम लोगों ने रखा था v² प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, ये भी हम लोगों ने निकाला था, v² प्रोपोर्शनल टू 1/r। ओके, तो इस v² के जगह पे क्या रख दिए, 1/r। ठीक है, देन 1/r और 1/r, ये जो है 1/r, ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, f प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट था, न्यूटन ने जो कॉन्सेप्ट दिया, उसके लिए उसने किस इंफॉर्मेशन को यूज किया, केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। कैसे, तो केपलर्स के फर्स्ट लॉ को थोड़ा मॉडिफाई किया, एलिप्टिकल ऑर्बिट को सर्कुलर ऑर्बिट माना। ठीक है, और दूसरा थर्ड लॉ जो है केपलर्स के थर्ड लॉ, दैट मीन्स द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द प्लानिट, एक्चुअली में ये क्या है ना, सन से प्लानिट के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो सन से प्लैनेट के बीच के डिस्टेंस का क्यूब डिवाइडेड बाई
टाइम पीरियड का स्क्वायर, ये जो रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी भी प्लानिट के लिए। तो इन दो कॉन्सेप्ट को उसने इन्वर्स स्क्वायर लॉ देने के लिए प्रूव किया। इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। और इस तरीके से जो है, अभी हमने जो कैलकुलेशन देखा, इस तरीके से न्यूटन ने क्या किया, अपने इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो किया, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को दिया। ठीक है।